नमस्कार मित्रों, मैं केडी राठौड़ और आप देख रहे हैं द केडी राठौड़ शो। अब बात यह है कि हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ये फाइनल चैप्टर हैं जहां पर हम अपनी बात को पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर दिए थे, बहुत ही पावरफुल है, कंटेंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार ढंग से हमने वीडियो की सिनेमेटोग्राफी की। अगर आपने तीनों चैप्टर को नहीं देखा है तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ही कुछ मिस कर रहे हैं। इसलिए आप इन तीनों चैप्टर को जरूर देखें एक बार। अगर आपने इन तीनों चैप्टर को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे, आप ये समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमने फाइनल चैप्टर में बात जहाँ पर ख़त्म की थी, तो इस चैप्टर में हम क्या कहने वाले हैं। इस चैप्टर में होगा ये कि यहाँ पर अमेरिका क्या कर सकता है, यहाँ पर अमेरिका का क्या रोल हो सकता है, यहाँ पर ये डॉनबास रीजन का क्या मुद्दा चल रहा है, यहाँ पर जो मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है और यहाँ पर भारत को कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और जहाँ पर हमने तीसरे चैप्टर में, फाइनल चैप्टर में बात की थी कि बात यूँ है दोस्तों कि यूक्रेन रशिया को व्यापार करने नहीं दे रहा था, तो रशिया ने आओ देखा न ताओ 2014 के अंदर यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर दिया और उसे रूस का एक हिस्सा बना लिया। तो अब रूस क्या कर सकता है, यूक्रेन क्या कर सकता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं हमारे इस केस स्टडी के वीडियो में। Congress who are currently representing the United States आने के लिए निमंत्रण देता हूं और आपका उज्जवल भविष्य रशिया के उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और रशिया का उज्जवल भविष्य पूरे विश्व की शांति। असली कहानी अब शुरू होगी दोस्तों। वैसे ठीक है, रशिया ने यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ पर 2014 के अंदर अमेरिका को कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है। वैसे करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाया। बस अमेरिका ने रशिया को इतना ही कहा कि हम तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। इकोनॉमिक सैंक्शन बोले तो रशिया देखो, न ही हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे और न ही तुम हमारे साथ व्यापार करोगे, न ही हमारी कंपनियां तुम्हारे देश में आएगी और न ही तुम्हारी कंपनियां हमारे देश में आएगी। आज से अमेरिका और रशिया का टाटा बाय बाय, सब खत्म। तो अब ठीक है, ये सब कुछ हो गया था। तो अब क्या हुआ कि रशिया पहले था G8 का मेंबर, तो रशिया को हटा दिया तो क्या हो गया G7। और रशिया के यूरोपियन जो इकोनॉमिक सैंक्शन है, तो रशिया के यूरोपियन यूनियन यानी कि जो रशिया यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करता है उस पर भी सैंक्शन लगा दिए। तो रशिया ने क्या कहा है पता आपको? रशिया ने कहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना चाहते हो हमारे ऊपर, ठीक है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा माल खरीदता है मेरा प्रिय दोस्त चाइना, और थोड़ा बचा डिफेंस का माल वो खरीदता है मेरा प्रिय दोस्त भारत। और यूरोप वालों, आप क्या कहते हो? आप हमारे साथ व्यापार नहीं करोगे, आप हमारा माल नहीं खरीदोगे, कोई दिक्कत नहीं यूरोप वालों। लेकिन एक बात सुन लेना, ये 40% एनर्जी है ना, मैं ही सप्लाई करता हूँ। ये 40% नेचुरल गैस रशिया सप्लाई करता है पूरे यूरोप को। अगर आप हमारे साथ व्यापार नहीं करोगे तो लाओगे कहाँ से नेचुरल गैस, कहाँ से लाओगे बताओ? लेकिन इसका भी कुछ असर हुआ नहीं। अभी जो डॉनबास रीजन का क्या इश्यू चल रहा है, इसको मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। डॉनबास यूरोप का हिस्सा है, बोले तो यूक्रेन की एक जगह का नाम है, यूक्रेन में है डॉनबास रीजन। जैसे हमारे नागालैंड में इंसर्जेंट चलती रहती हैं कि नागालैंड को एक अलग देश बनाओ, नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो वैसे हो क्या रहा है कि डॉनबास रीजन में रशिया के लोग रहते हैं और रशिया के लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं कि हमें रशिया के साथ मर्ज होना है, हमें रशिया के साथ मिलना है। तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो ठीक है, फिर बाद में हुआ क्या दोस्तों कि फिर रशिया ने कह दिया डॉनबास के लोगों को कि ये लो हथियार, हंगामा करो, आतंक मचाओ, जितना धमाका कर सकते हो धमाका करो, और सरकार को इतना मजबूर कर दो कि डॉनबास रशिया के साथ मर्ज हो जाए। तो ऐसा वहाँ पर जो लोग हैं हंगामा करते रहते हैं। और अब मैं आपको बहुत ही शानदार चीज़ एक बताने वाला हूँ कि 2014 में फिर रशिया और यूक्रेन में एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। मिन्स्क बेलारूस के अंदर एक जगह का नाम है और यहीं पर एग्रीमेंट हुआ था। जैसे कि जब दो लोग डील करते हैं, जब दो लोग बिजनेस की डील करते हैं तो वो तीसरे के घर पर जाते हैं। तो ऐसे ही रशिया और यूक्रेन बेलारूस के अंदर गए थे। तो ठीक है,
यूक्रेन ने सोचा कि रसिया बहुत ही परेशान कर रहा है, रसिया हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है, अब क्या करें। तो ठीक है, यूक्रेन ने बोल दिया कि हम क्या करेंगे रसिया कि इस डॉनबास रीजन को ऑटोनॉमी देंगे। ऑटोनॉमी बोले तो एक अलग यहाँ पर कानून बना देंगे, एक अलग यहाँ पर झंडा लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है जैसे हमारे जम्मू और कश्मीर में चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक इश्यू चल रहा है जम्मू और कश्मीर को लेकर। अब बात क्या है दोस्तों, क्या किसी को पसंद है, भारत के लोगों को ये पसंद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग झंडा होना चाहिए? नहीं ना। क्या भारत के लोगों को ये पसंद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग कानून होना चाहिए? नहीं ना। तो ऐसे ही यूक्रेन के लोगों को भी पसंद नहीं है कि डॉनबास रीजन को एक ऑटोनॉमी देंगे। बाद में यूक्रेन ने मना कर दिया और इससे रशिया का दिल टूट गया, रशिया नाराज हो गया और अब रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन वो मिन्स्क एग्रीमेंट को मान ले। अब मेरे हिसाब से रशिया का प्लान क्या चल रहा है, रशिया इस डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और रशिया क्यों डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इस आगे की स्लाइड में आप देखो। इससे अब रशिया को क्या फायदा होगा, देखो क्रीमिया रशिया का हिस्सा है। 2014 से पहले ये क्रीमिया है वो यूक्रेन का हिस्सा था और यूक्रेन के लोग इस रशिया को ब्लैक सी से ट्रेड करने नहीं देते थे, रशिया को ब्लैक सी से व्यापार करने नहीं देते थे। तो रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और अब रशिया इस डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में ले लेगा तो रशिया को फ़ायदा नहीं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक फ़ायदा यह है रशिया को कि रशिया के जो मॉस्को और यूक्रेन के बीच में दूरी बढ़ जाएगी और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितनी ज़्यादा इन देशों के बीच में दूरी बढ़ेगी उतना ही रशिया को फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि रशिया जल्दी से जल्दी यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब आ जाना चाहता है और यूक्रेन को ये बताना चाहता है कि यूक्रेन भैया आप तो हमारे पास न आ पाए, हम तो तुम्हारे पास आ गए। तो ठीक है, इससे होगा क्या कि बाकी के देश भी खौफ खाएंगे, जैसे कि जॉर्जिया वगैरह। ये देश सोचेंगे कि यार रशिया से पंगा मत लो, रशिया बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो ये देश भी रशिया के साथ किसी प्रकार की विवाद में नहीं पड़ेंगे और एक तरह से ये लगता है कि रशिया अपने आक्रामक रवैये को और ज़्यादा खतरनाक करना चाहता है, अपने आक्रामक रवैये को रशिया और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि दूसरा फायदा रशिया को यह है कि रशिया और क्रीमिया के बीच में एक लैंड आ जाएगी, एक ज़मीन आ जाएगी जिस पर रशिया आराम से अपने टैंक वगैरह भेज पाएगा। अब रशिया यूक्रेन पर क्यों कब्जा करना चाहता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ताकि अपनी ज्योग्राफी बढ़ा सके, ताकि कोई भी शत्रु सेना जैसे कि नाटो रशिया की मेन पॉपुलेटेड जो एरिया है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक नहीं पहुंच सके। और अब रशिया यूक्रेन पर क्यों कब्जा कर पा रहा है, क्यों हमला कर पा रहा है, इसका एक रीजन भी देखो। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। एक समय में थे यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन, लेकिन रशिया ने किसी तरह यूक्रेन को कन्विंस करके वो न्यूक्लियर वेपन दे दिए और रशिया ने यूक्रेन को ये बोल दिया कि यूक्रेन भैया हम शांति से रहेंगे, हम आपको एक पैसों से भरा हुआ बैग बेच रहे हैं, ये न्यूक्लियर वेपन हमें दे दो। तो ऐसा करके अब यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आपको पता है कि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो, जैसे यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो रशिया की कोई मजाल नहीं कि वो यूक्रेन की तरफ आंख उठाकर देखे। अब यहाँ पर अमेरिका क्या कर सकता है, इस बीच में अमेरिका क्या कर सकता है, इस चीज़ को आप समझो। अमेरिका ने यूक्रेन को बोला कि यूक्रेन भैया ऐसा करते हैं कि हम रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। इकोनॉमिक सैंक्शन क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है। और यूक्रेन को बोला कि ऐसा करते हैं कि अमेरिका तुम्हें हथियार भेजेगा लड़ने के लिए, लेकिन यूक्रेन भैया एक बात ध्यान रखना कि हम अपनी आर्मी अमेरिका अपनी आर्मी यूक्रेन में नहीं भेजेगा। सॉरी बॉस। इसका एक रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। रशिया भी है पावरफुल, इसके पक्ष में भी कुछ देश हैं, और अमेरिका भी है पावरफुल महाशक्ति, इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इसके पास भी बहुत सारे इसके पक्ष में भी देश हैं। अब अगर अमेरिका यूक्रेन में अपनी आर्मी भेजता है तो ये युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं होगा, ये युद्ध होगा अमेरिका और रशिया के बीच में। दोनों ही महाशक्ति, दोनों के पास भी न्यूक्लियर वेपन। तो ये पूरी की पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ जाएगी। बहुत ही बड़ा हमला होगा, बहुत ही महाविस्फोटक हमला होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा वेपन होता है जो एक देश को पूरी दुनिया के नक्शे से ही मिटा सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है न्यूक्लियर वेपन। तो इसलिए अमेरिका रशिया के साथ डायरेक्टली उलझना नहीं चाहता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि अगर उलझेगा
तो होगा न्यूक्लियर वॉर, बोले तो वर्ल्ड वॉर 3। इस मुद्दे को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, चाइना कितना भी कोशिश कर ले भारत पर हमला करने की, कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत के पास है न्यूक्लियर वेपन। आप सलाम कीजिए उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर वेपन दिया है। आज चाइना की मजाल नहीं कि वो भारत पर हमला करे, वरना अगर आज भारत के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो चाइना कब का भारत को गुलाम बना चुका होगा। अब दूसरी बात यह है कि अमेरिका इस बीच में क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है। जैसे कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है इश्यू, इसमें अमेरिका क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका तो सुपर पावर है ना। तो सुनो, आप बात को सुनो। दिक्कत यह है कि अमेरिका के पास प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? अमेरिका के हाथ से चला गया अफगानिस्तान। एक समय था जब अमेरिका की सेना वहाँ पर टिकी रही, अरबों खरबों पैसों का खर्च हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पैसों का खर्च हुआ है अफगानिस्तान में, पैसों की बर्बादी हुई है। तो अमेरिका के हाथ से अफगानिस्तान चला गया। और जो सेंट्रल एशिया के अंदर जो रीजन है, सेंट्रल एशिया के रीजन है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये सेंट्रल एशिया के जो जितने भी देश हैं, एक समय था जब यहाँ पर अमेरिका का प्रभाव था, लेकिन अब नहीं है। अमेरिका की सेना ने कहा कि हम जा रहे हैं इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर। वहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वहाँ पर चाइना आ रहा है और चाइना से बचाना है, चाइना को रोक कर रखना है। तो वहाँ पर अमेरिका की सेना चली गई। आप इतना समझ लो कि अगर सेंट्रल एशिया रीजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो अमेरिका यहाँ पर कुछ उखाड़ नहीं सकता। अब हम बात करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के इस मुद्दे में, रशिया और यूक्रेन के इस इश्यू में भारत का क्या स्टैंड है भाई। भारत यहाँ पर किसके पक्ष में है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। भारत और यूक्रेन के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है, क्योंकि यूक्रेन से इंपोर्ट होता है ऑयल। और रशिया और भारत के साथ भी बहुत ही अच्छी दोस्ती है, 24/2 दोस्त हैं रशिया भारत का। और रशिया जैसा दोस्त भारत को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब रशिया हमारे पक्ष में था। कश्मीर के मुद्दे पर रशिया ने ही हमें बचाया था, रशिया ने ही भारत को बचाया था। जब हमारा देश एजुकेशन के लेवल पर डेवलप कर रहा था, धीरे धीरे सुधार कर रहा था, तब रशिया की आईआईटी ने भारत में आकर भारत के लोगों को ये बताया कि आईआईटी का सिलेबस ऐसे होता है, ऐसे इसे पढ़ा जाता है। रशिया ने भारत में स्टील प्लांट्स लगाए, रशिया ने भारत को वेपन्स दिए। वैसे अमेरिका भी वेपन्स देता है, लेकिन एक शर्त पर। अमेरिका भारत को वेपन्स देता है, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। अमेरिका कहता है इस बंदूक को ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, इस बंदूक को खोलकर मत देखना, इस बंदूक को कॉपी मत करना, और अगर कॉपी करने की कोशिश की तो हम तुम पर केस ठोक देंगे। लेकिन आज रशिया को देखो, रशिया बंदूक भी देता है और यह भी बताता है कि इसे ऐसे खोलते हैं, इसे ऐसे लगाते हैं। इतना अच्छा दोस्त है रशिया। तो रशिया जैसा दोस्त भारत को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी ना, बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए, तब क्या किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि भारत हमें मार रहा है, हम लोग मर रहे हैं, हम मरेंगे तब आप आओगे क्या, हमें बचाओ। तब अमेरिका ने अपना एक जहाज भारत के खिलाफ भेजा, बोले तो पाकिस्तान के पक्ष में एक जहाज भेजा जिस पर फाइटर प्लेन वगैरह थे। तो उस समय थी हमारी इंदिरा गांधी गई रशिया के साथ समझौता किया शांति का, और रशिया को कहा कि हमारी मदद करो, अमेरिका हमारे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा जहाज लेकर आ रहा है, हमारी मदद करो। तब रशिया ने इंदिरा बहन को कहा कि इंदिरा बहन चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ भारत के पक्ष में। जब इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर अमेरिका ने एंट्री की ना, तो उसी समय रशिया भी आ गया। ठीक है, तो अमेरिका के जो जहाज के जो लोग थे उन्होंने कहा कि वो लोग कौन है। तब पता चला कि वो रशिया का जहाज है और भारत के पक्ष में आया है। तो इन लोगों ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो रशिया के लोगों ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मुद्दा यह है कि फिर अमेरिका ने सोचा कि क्यों इस चक्कर में पड़े, पाकिस्तान के चक्कर में, नहीं तो ये रशिया के साथ फिर उलझना पड़ेगा, और रशिया के साथ उलझे तो हो जाएगा बहुत ही बड़ा महायुद्ध। आप इतना समझ लो कि उस समय किसी भी देश ने भारत को टेक्नोलॉजी देने की कोशिश नहीं की, किसी भी देश ने भारत को वेपन्स देने की कोशिश नहीं की, लेकिन रशिया ने भारत को वेपन्स भी दी, टेक्नोलॉजी भी दी, प्लांट्स भी लगाए और न्यूक्लियर वेपन भी दिया। इतना अच्छा दोस्त है रशिया। तो आप इतना समझ लो
कि रसिया भारत का 24/7 है और यूक्रेन भी भारत का एक अच्छा दोस्त है। जब रसिया ने क्रीमिया पर एनेक्स किया ना, जब रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया ना, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक मुद्दा गया था। यूनाइटेड नेशन वालों ने बोला कि रसिया ऐसे कैसे कर सकता है। तब अमेरिका ने कहा कि रेगुलेशन लेकर आओ। अमेरिका ने बोला कि ऐसा रेगुलेशन लाओ, रसिया पर प्रेशर बनाते हैं, इसे मचकाते हैं। तो हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन में जब रसिया के खिलाफ वोटिंग हुई थी ना, तब हमारा भारत देश भी गया था उस वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन भारत ने फाइनली ये कह दिया कि मुझे घर कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, न मैं पक्ष में हूँ न मैं विपक्ष में हूँ। तो अब इतना समझ लो कि अगर भारत उस समय रसिया के पक्ष में वोट लेता, रसिया के पक्ष में वोटिंग करता, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि जो चीन और भारत के बीच में जो दुश्मनी की दीवार है वो ख़त्म हो जाती, क्योंकि इनको पूरा कंट्रोल करता रसिया, क्योंकि चाइना रसिया का भी एक अच्छा दोस्त है। तो चीन भारत को इतना परेशान नहीं करता और पाकिस्तान भी ज़्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि इन सभी देशों के साथ रसिया की दोस्ती है और रसिया इन देशों को कंट्रोल करता है। और अगर भारत रसिया के खिलाफ वोटिंग करता तो इसका मतलब यह है कि भारत और रसिया की दोस्ती वो ख़त्म हो जाती और दुश्मनी की एक नई दीवार बन जाती। न ही व्यापार होता और न ही भारत का इसमें कुछ भला होता, क्योंकि फिर बाद में चीन भी भारत को ज़्यादा परेशान करता, पाकिस्तान भी ज़्यादा उछलता एक बंदर की तरह। तो दोनों तरफ से नुकसान है। एक तरफ एक पूरा यूरोप का साथ छूट जाता, यूरोप के साथ दुश्मनी हो जाती, और दूसरी तरफ रसिया के साथ दुश्मनी हो जाती। तो मैं इस बीच में बधाई देता हूँ सरकार को, न पक्ष में वोटिंग की न विपक्ष में वोटिंग की, सिंपल तटस्थ रहा भारत, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब इस बीच में फाइनली रसिया ये कहना चाहता है अमेरिका को कि अमेरिका स्टैम्प पेपर पर ये लिख कर दे दे कि नाटो यूक्रेन को शामिल नहीं करेगा। बोले तो यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दे, और नाटो की आत्मा रसिया के आसपास भटकेगी नहीं। और दूसरी बात, रसिया यूक्रेन को बताना चाहता है कि यूक्रेन भैया इस मिन्स्क एग्रीमेंट को मान लो, बात खत्म हो जाएगी, मुद्दा खत्म हो जाएगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ये मुद्दा मैंने आपको बता दिया है। बात सिर्फ ये मुद्दा, ये जो लड़ाई है वो 2 पॉइंट की है, नाटो की और जो मिन्स्क एग्रीमेंट की। तो फाइनली मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, इस मुद्दे को क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैंने इस पूरे मुद्दे को डिटेल में बताया है। मैं चाहता तो इस मुद्दे को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देता, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स पाने के लिए इस मुद्दे को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि मेरी ऑडियंस को सब कुछ पता चले, रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या है, क्या समझौता है, क्या डील होती है, कैसे व्यापार होता है, क्या मिन्स्क एग्रीमेंट है, क्या नेपोलियन वगैरह। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को शेयर करने की। मेरे सारे जितने भी चैप्टर मैंने बना रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ही ज़्यादा टाइम गया मेरे इसके अंदर पैसों का भी कहीं ना कहीं खर्च होता है एडिटिंग में, मेंबरशिप के लिए मुझे। तो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, नीचे कमेंट भी करना है। मैं नीचे कमेंट को पिन कर देता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक भी करने चाहिए और शेयर भी करने चाहिए। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर मुद्दे को बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाते हैं, वीडियो को सिनेमेटोग्राफी तरीके से दर्शाते हैं, ताकि आप आराम से भी इस मुद्दे को समझ सको। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को समझ के होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इस पूरे टॉपिक को भी समझ के होंगे, उम्मीद करता हूँ आप यह समझ के होंगे कि मैं दिल से कंटेंट बना रहा हूँ और वो कंटेंट आपके दिल तक पहुँचना चाहिए। और आप क्या चाहते हैं, अगला वीडियो किस पर बनना चाहिए, नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी नए और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।